हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में से एक टॉपिक है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एग्जाम में बहुत बार इवैल्यूएशन का किसी न किसी टेस्ट के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि जैसे अगर एक टीचर यूनिट टेस्ट लेती है बच्चे का, तो वो किस टाइप का इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, प्रोग्नोस्टिक है, किस तरीके का है। तो ऐसे मतलब उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की हम वीडियो में डिटेल में उन सभी मेथड्स को करेंगे जो आपके इवैल्यूएशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका इवैल्यूएशन सिस्टम होता क्या है। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो उन्हें एक टाइम के बाद ये देखना होता है कि उनके स्टूडेंट्स ने कितनी लर्निंग की, मीन्स कितना उन्हें समझ आया। तो उसकी फीडबैक लेने के लिए एक टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करता है यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। तो उसी को क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम। उससे हम टीचर को पता चलता है कि कितना बच्चे ने गेन किया है, बच्चे को कितना नॉलेज हुई है और कितने उसके चेंज में उसके बिहेव में चेंज आया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं कि हमें एक तरीके से पता चलता है कि बच्चे को कितनी लर्निंग हुई है। और किस लिए इम्पोर्टेंट होता है आपका इवैल्यूएशन सिस्टम, टीचर खुद अपनी टीचिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, को इम्प्रूव करने के लिए भी इवैल्यूएशन सिस्टम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखिए स्टूडेंट को अगर सब कुछ समझ आ गया, रिजल्ट अच्छा है, इट मीन्स हमारी टीचिंग क्या है, इफेक्टिव है। और अगर स्टूडेंट्स की लर्निंग ही 100% नहीं है तो कहीं हमारी टीचिंग में भी कुछ हो सकता है कि कमी हो, तो हम वहां पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और ऐसे फिर टीचिंग लर्निंग सिस्टम को, आपके प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये होता है आपका इवैल्यूएशन सिस्टम। अब बात आती है कि ये इवैल्यूएशन जो है वो क्यों किया जाता है, व्हाई इज द इवैल्यूएशन बीइंग कंडक्टेड। तो इसकी क्या क्या रीजन है, टू इम्प्रूव द स्टडी मटेरियल। अब जब हम इवैल्यूएट करेंगे बच्चे को, जब उनके टेस्ट लेंगे तो हमें पता चलता है कि अगर क्या हमारे सब्जेक्ट मैटर में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर कुछ वो सब्जेक्ट मैटर, हमारा मटेरियल जो है, हमारा स्टडी मटेरियल वो क्या है, बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लर्नर्स की आउटकम्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक लर्नर ने कितना लर्न किया है, कितना उसके बिहेवियर में चेंज आया है। एंड टू सेटिस्फाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए, उन्हें क्या होता है कि उनके स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, उनके बच्चों की पर्सनैलिटी मैक्सिमम इंक्रीज, उनके टीचर्स जो हैं वो क्या करें, एफिशिएंटली टीचिंग करें। तो वो सब उन्हें कहाँ से पता चलता है, इवैल्यूएट अपने स्टूडेंट्स को करके। और किस लिए किया जाता है, ताकि टीचर को क्या हो सके, वो अपने आप को मॉडिफाई और अपने इम्प्रूव कर सके अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, ये था आपका इवैल्यूएशन सिस्टम। अब आती बात आपकी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम की। देखिए, इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम आपके डिवाइड दिए गए हैं अलग अलग बुक में। हर बुक में कुछ अलग तरीके से वो क्या कर दिए गए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिए गए हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सारे जितने भी आपके इवैल्यूएशन सिस्टम के मेथड हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। पहला हमने जो इवैल्यूएशन सिस्टम को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, प्लेसमेंट मेथड, फॉर्मेटिव मेथड, डायग्नोस्टिक मेथड एंड समेटिव मेथड। ठीक, इसी को कुछ बुक्स में क्या करते हैं, जो आपकी फेजेस ऑफ टीचिंग होती है, आपकी प्री क्लास, प्री फेजेस, पोस्ट फेजेस, जो आपकी एक्टिव फेजेस, जो फेजेस होती हैं उनके अकॉर्डिंग इन सिस्टम्स को बांट दिया गया। जैसे प्लेसमेंट है जो आपका, वो क्या हो जाता है, प्री फेज में आ जाता है कि जब क्लास में टीचर नहीं गया उससे पहले का होता है। ठीक, ऐसे ही ये ड्यूरिंग द क्लास सेशन होता है, ये लास्ट में होता है जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है। तो ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिया, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो स्पेसिफिक एक ही किसी मेथड से पूछा जाता है। तो आपको इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वो किसके अकॉर्डिंग
डिवाइड किया गया है। हमें स्पेसिफिकली देखना है कि प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, इवैल्यूएशन मेथड क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, एंड समेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है। ऐसे ही नॉमिनल रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होती है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होती है, जब आपके किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो स्टार्टिंग में आपका टेस्ट लिया जाता है आपकी एलिजिबिलिटी को देखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, एमबीए में एडमिशन लेना है, तो आपका क्या कैट का एग्जाम लिया जाता है। उससे क्या होता है, वो आपकी प्री नॉलेज देखते हैं, तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टेस्ट। ऐसे ही जब क्लासरूम में इसको प्लेसमेंट टेस्ट को कैसे टीचर यूज करता है, अपने स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को देखने के लिए, तो पहले एक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करता है अपने स्टूडेंट की कि उसे प्रीवियस कितनी नॉलेज है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो अपना करंट टीचिंग मटेरियल्स है वो तैयार करता है। देखिए क्या कह रहा है कि द कीवर्ड विच इज यूज्ड फॉर प्लेसमेंट असेसमेंट इज द एंट्री बिहेवियर। जो कीवर्ड है वो क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, एंट्री बिहेवियर। मीन्स जिस टाइम बच्चा अपनी लर्निंग स्टार्ट कर रहा है उस टाइम उसका बिहेवियर कैसा है, मीन्स उसकी नॉलेज कितनी है। इट डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल द स्टूडेंट पोजेसेस, मीन्स उस टाइम उस स्टूडेंट्स के पास कितनी नॉलेज है और क्या क्या उसके पास स्किल्स हैं विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए गिवन सब्जेक्ट एरिया। जब एक एरिया के बाद हम बात करना चाहते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपके एमबीए के एडमिशन होते हैं, ठीक, तो उससे पहले कैट का एग्जाम लिया, उसमें हम देखते हैं ओवरऑल बच्चे का देख लेते हैं, उसमें हम एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कि बच्चा किसी तो एरिया में अच्छा होगा और एक उससे मोटे तौर पर सभी एरियाज की नॉलेज होगी, तो उसका हम देख लेते हैं कि उस टाइम पर उस बच्चे को कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट एरिया की। जैसे इवैल्यूएशन ऑफ एंट्री, क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट। कब किया जाता है ये, जब आपकी टीचिंग स्टार्ट होती है उससे पहले जो आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। ए टीचर शुड नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसके बच्चे को अभी तक कितनी नॉलेज है। मान लीजिए अब मेरे स्टूडेंट को काउंटिंग ही नहीं आती, उसे 1 to 10 तक काउंटिंग ही नहीं आती और मैंने डायरेक्ट क्या किया, उसे जाकर मल्टीप्लिकेशन करने सिखा दी, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। तो इसलिए जरूरी होता है प्लेसमेंट टेस्ट लेना, ताकि हमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का पता चल जाए। ठीक है, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स कैन आल्सो बी कंडक्टेड फॉर द सेम पर्पस। इसी पर्पस के लिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज रखती है एडमिशन से पहले, वो सभी इसमें आते हैं। दिस इज ऑल्सो डन टू सी द नॉलेज बेस ऑफ स्टूडेंट। वही एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है कि आपके स्टूडेंट्स की नॉलेज को देखने के लिए, और टीचर कैन स्टार्ट डिस्कशन कीपिंग दैट इन व्यू, कि टीचर अपने दिमाग में ये बात रख सकता है कि हाँ इस बच्चे को इतनी नॉलेज है तो मुझे यहाँ से अपनी टीचिंग स्टार्ट करनी है। ये था आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है आपका, जब एक टीचर पढ़ा रही होती है तो उस प्रोसेस के थ्रू ही वो साथ साथ बच्चों से क्या करती हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, ताकि बीच में जो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स है उनका पता चल जाए और उनको क्या कर दिया जाए, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे क्या हुआ, टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एग्जाम्पल, अब बीच में उन्होंने क्या किया, आपका एक टॉपिक कंप्लीट किया, फिर एक क्लास में उसमें डिस्कशन कर लिया कि बताइए, मान लीजिए हम पढ़ा रहे थे अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बच्चे को क्लास में टीचर ने पढ़ा दी, तो बीच में टीचर ने पूछ लिया किसी बच्चे को कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो फीडबैक से पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना गेन किया या नहीं। ऐसे ही क्या होता है, हम यूनिट खत्म होने के बाद एक यूनिट टेस्ट ले लेते हैं कि पूरी यूनिट में बच्चे को कितना समझ में आया। मीन्स जो आपका सेशन होता है, जो आपके स्कूल का एक सेशन होता है पूरा साल, उसके अंदर
टीचिंग के दौरान आपके जो टेस्ट लिए जाते हैं, जो इवैल्यूएशन की जाती है, वो क्या होती है? आपकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे आपके यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, आपके मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, क्वार्टरली टेस्ट लिए जाते हैं, तो वो सब किस में आते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। क्या कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। ये क्या? इंटरनल मीन्स क्लास के अंदर ही इवैल्यूएशन आपकी कर ली जाती है। इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन। ये इवैल्यूएशन कब की जाती है? ड्यूरिंग द प्रोग्राम मीन्स टीचिंग, ड्यूरिंग द टीचिंग, जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसी दौरान की जाती है, ना कि जब आपका साल खत्म हो जाएगा, जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब किया जाएगा। नहीं, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस की जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें फोकस पर क्या किया, प्रोसेस पर क्या किया जाता है? फोकस किया जाता है। इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी। मीन्स ये डिपेंड करता है, जैसे आपको मान लीजिए एक यूनिट है, एक यूनिट में आपके टू चैप्टर्स हैं सिर्फ, तो आप टीचर ने डिसाइड किया कि चलो मैं पहले दोनों चैप्टर करा देती हूँ, उसके बाद आप इवैल्यूएशन करूंगी, उसके बाद टेस्ट ले लूंगी। अब मान लीजिए एक यूनिट में आपके 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर कराने के बाद टेस्ट लेना, तो फिर अगर बच्चे को फर्स्ट और सेकंड में या फोर्थ में दिक्कत थी तो स्टार्टिंग से फिर दोबारा से इतना कराना मुश्किल हो जाता है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी उसकी लॉन्गेविटी पे डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम के बाद वो इवैल्यूएशन उसका कर रहे हैं। ठीक है, दिस इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद फीडबैक हिजर सक्सेस और फेलियर इन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हमें स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज करना है कि वो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो कितनी सक्सेसफुली अचीव कर पाया या कहाँ पर वो फेल हुआ है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक लर्निंग एरर्स, कि स्पेसिफिक कहाँ पर लर्निंग में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स नीड्स टू बी करेक्टेड, जिसको ठीक करना है। एग्जाम्पल क्या ले लिया कि एग्जाम्पल ले लिया कि मान लीजिए एक जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक आपने टेस्ट लिया, उस टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चंस आपने डाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी, ऐसे टाइप भी। अब स्टूडेंट्स ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे से कर दिए, 10 क्वेश्चंस थे, उसके 10 में से 9 या फिर 10 कंप्लीट अच्छे सही है, लेकिन जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस थे वो बच्चा नहीं कर पाया। इट मीन्स उसका वीक पॉइंट का हमें पता चल गया उसी टाइम कि बच्चा जो एक्सप्लेन करने में चीजों को वीक है, उसके उस पॉइंट पर ध्यान देना है हमें। अब उसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है, तो हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ही वो पता चल गया कि हाँ, हमें बच्चे की इस चीज पर ध्यान देना है, ताकि जब फाइनल एग्जाम आए तो बच्चा उस पर भी अपनी कमांड ले ले। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब टीचर के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है ये? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। ठीक, क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस, ताकि उसी टाइम पे पता चल जाएगा, तो उसी टाइम पे वो मॉडिफाई करके उसको ज्यादा इफेक्टिव अपनी टीचिंग को बना सकते हैं और बच्चे को रेमेडीज उनकी प्रॉब्लम के दे सकती हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके? यूनिट टेस्ट होते हैं, जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट, जो टीचर आपको ऑब्जर्व करती है क्लास में पढ़ाते टाइम, वो भी किस में आता है? आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखिए, ये भी आपका क्या होता है? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही किया जाता है। ये दोनों ही आपके तभी एक्टिव फेज में आते हैं। एक्टिव फेज मीन्स जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है, ये उस दौरान आते हैं। उसमें तो क्या था, हमें क्या होता, स्पेसिफिक जहाँ एरिया जहाँ बच्चे को गलतियां कर रहा है हमें वो पता चल जाता था। डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि इसमें जैसे एक डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, वेयर इज द प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए अब एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, हमने क्या किया, फॉर्मेटिव में तो क्या किया, एक टेस्ट लिया जिसमें देखा कि बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मीन्स बच्चा कैच नहीं कर पा रहा टीचर क्या पढ़ा रही है। डायग्नोस्ट में हम देखते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कि बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, या फिर हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे मान लीजिए उसे डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है। अब टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रही है, उसे अक्सर ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचर ने कैट लिखा, लेकिन बच्चा उसको
टैक्ट समझ रहा है। मीन्स एक प्रॉब्लम होती है जिसमें अल्फाबेट्स या नंबर्स होते हैं जो बच्चे को ऊपर नीचे दिखते हैं। तो डायग्नोस्टिक में, जैसे डायग्नोस्टिक क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर लिखते हैं। मीन्स वो डॉक्टर क्या करता है, आपकी पल्सेस देखकर, आपकी हार्ट बीट देखकर आपको डायग्नोस करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसी को बोलते हैं। वैसे ही क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस पूरे शरीर में कहाँ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो फॉर्मेटिव में जो हमने देखा वो रिजल्ट, जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, व्हाइल द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन determines the extent to which student accomplishes the learning target। क्या कह रहा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिटरमाइन करता है उस एक्सटेंट को कि कहाँ तक जो आपका स्टूडेंट है उसने अपने लर्निंग टारगेट्स को एक्यूम्प्लिस मीन्स अचीव कर लिया है। जबकि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करता है, गोज अ स्टेप फर्दर एंड ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कोज फॉर प्रॉब्लम इन लर्निंग। मीन्स ये क्या करता है, कोज फाइंड आउट करता है कि क्यों बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स बच्चा जब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा चीजों को तो क्यों, क्या रीजन है उसको कि वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा। दस डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल। ये क्या होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ता है कि बच्चे के साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। Diagnostic evaluation is done at any time in the program to pinpoint anything wrong in the program। ठीक, this helps the teacher in correcting the problem immediately। ये किससे क्या होता है, टीचर immediately प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देता है और उस कोर्स को इम्प्रूव कर पाता है। ये था आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका सम्मेटिव टेस्ट, सम्मेटिव इवैल्यूएशन। अब क्या हुआ, देखो आपने क्या किया, पहले प्लेसमेंट टेस्ट ले लिया, आपने बच्चे की प्री नॉलेज को चेक कर लिया, उसके बाद आपने फिर क्या किया, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने उनको इवेलुएट किया, ठीक, उनकी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की कि देखा बच्चा किस एरिया में वीक है, किस में स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद आपने उसकी डायग्नोस्टिक की, मीन्स जिस एरिया में बच्चा वीक है तो उसका रूट कॉज क्या है, किस वजह से वो बच्चा उसमें वीक है। अब ठीक है, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, टीचर रिमेडियल एक्शंस ले रही है। अब क्या हुआ, आपका एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, टीचर को कंप्लीट रिजल्ट देखना है बच्चे का कि पूरे ड्यूरिंग द कोर्स उसने क्या सीखा और क्या नहीं। जो आपका नेट रिजल्ट देखना होता है वो होता है आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन। जो आपके टर्म एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनको बोलते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन। इसी को एक्सटर्नल भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्लास से बाहर, मतलब लास्ट में ऑफ द सेशन, लास्ट ऑफ द सेशन लिए जाते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स इट इज डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। कब, या तो ये एंड में कब लिए जाते हैं, एंड में, या फिर आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब लिए जाते हैं। It determines the extent to which the objectives of instructions have been achieved। मीन्स जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव द, ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका टीचिंग का, टू इम्प्रूव द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। हर तरीके से बच्चे को आपको इम्प्रूव करना है, तो वो अचीव हुए या नहीं। एंड इज यूज्ड फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स। फिर हम क्या करते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड्स देते हैं बच्चों को जिसमें उसकी ग्रेड्स लिखी होती है कि बच्चे को A ग्रेड मिली या B ग्रेड मिली, कितने मार्क्स लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं आपकी ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, टर्म पेपर, जितने भी बच्चों से लिए जाते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक, ये थे 4 आपके अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपके इवैल्यूएशन सिस्टम के। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अप्रोच में भी वही दो आते हैं, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव, जिसको हम अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। अब आता है अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस। मीन्स आपका एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग दो चीजों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। तो देखिए नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, इसमें एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। एक क्राइटेरिया मीन्स मिनिमम मार्क्स, आपके क्या करते हैं, मिनिमम मार्क्स सेट कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज दे देते हैं कि हमको मिनिमम इतने परसेंट लेने हैं
पास होने के लिए अगर इतने आपके नंबर आ गए तो आप पास है, अदरवाइज आप फेल हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे का बच्चे से कंपटीशन नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए आप 10th के 12th के कोई भी बोर्ड कोई भी क्लास के जो आपकी स्कूल एग्जाम्स होते हैं वो देते हैं, तो उसमें क्या होता है जनरल कि आपको 35% या 40% मार्क्स लेके आने हैं तो आप पास माने जाओगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो वो क्या होता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। इसमें आप दो स्टूडेंट्स को आपस से कुछ नहीं है, बस अगर उन्हें पास होना है तो सिर्फ उन्हें देखना है कि हमें 40% मार्क्स लेके आने हैं, उनका आपस में कोई भी कंपटीशन या रिलेशन नहीं है। ये होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, जिसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि इतने मार्क्स आपको लेके आने हैं। जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में है कि आपको 60% मार्क्स लेके आने हैं, आपके एचटेट के एग्जाम में है, तो वो होते हैं आपके क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। When the evaluation is concerned with the performance of the individual in term of what he can do or the behavior he can demonstrate, is term as criteria reference test। मीन्स इसमें सिर्फ बच्चे का खुद का अपना बिहेवियर देखा जाता है कि वो अपना कितना अपने में चेंज चाहता है, वो उसने खुद अपने लिए क्या टारगेट सेट किया है, वो होता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। इज दिस इवेल्युएशन देयर इज ए रेफरेंस टू क्राइटेरिया, एक रेफरेंस दे दिया जाता है, मीन्स आपका एक नंबर दे दिया जाता है फिक्स की इतने % आपको लेने हैं, बट देयर इज नो रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप। मीन्स आपस में एक दूसरे के लिए कुछ ग्रुप में एक दूसरे के लिए रेफरेंस एरिया सेट नहीं किए जाते, एक फिक्स कर दिया जाता है ऑल ओवर द स्टूडेंट्स। अगर देखिए अब जैसे आप 10th के एग्जाम 12th के एग्जाम देंगे तो क्या है, लाखों बच्चे देंगे। अब हमें पास होने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ 40% मार्क्स लेके आने हैं, किसी दूसरे बच्चे से ये नहीं है कि उससे ज़्यादा पढ़ाई करूँगा तो मैं पास होऊंगा। आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, पास होने के लिए हमें सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया एक सेट है जो उसको निकालना होता है, वो होता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका नो रेफरेंस इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, इसमें होता है आपका बच्चे से बच्चे का कंपटीशन होता है और इसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नेट का एग्जाम है या आपका कैट का एग्जाम है, ठीक, जैसे आपके एसएससी के होते हैं, आपके बैंक एग्जाम्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें एक नॉर्म सेट कर दिया जाता है। मान लीजिए इसमें देखो क्या होता है, इसमें आपकी शीट है, मान लीजिए आपके एसएससी के फॉर्म निकले हैं और आपकी शीट है कितनी 1000, लेकिन उसके लिए अप्लाई कर दिया कितने बच्चों ने, आपके 10 लाख बच्चों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। अब शीट तो सिर्फ 1000 ही है, तो मैं क्या करूंगी, जो टॉप इन 10 लाख में से जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लूंगी। तो वो क्या हो जाएंगे मेरे, वो क्या होता है जो टॉप 1000 हो गए उनको सिलेक्ट कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतनी शीट है। तो मैं ये क्या चाहूंगी कि मैं जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं उनको ही शीट दूं। तो ये होता है आपका नॉर्म रेफरेंस सेट, जिसमें एक आपस में बच्चों में लर्नर्स में आपस में कंपटीशन होता है और जो टॉप करता है दूसरे के कंपैरेटिव ज्यादा मार्क्स लाता है उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। It is an attempt to interpret the test result in term of the performance of a certain group। ठीक, इसमें क्या होता है, एक certain ग्रुप से रिजल्ट निकाला जाता है। मीन्स जैसे अब आपका नेट का एग्जाम होता है, अब निकाल देते हैं कि जैसे हमारी जो कट ऑफ जाती है कि 68% पे गई, मीन्स जो आपका 68% से ऊपर वाले बच्चे सिर्फ अब वही था कि शीट कितनी थी, सिर्फ 1000 थी और बच्चों ने फॉर्म बहुत भरे हुए थे। जो टॉप 100,000 थे उनमें जो सबसे कम बच्चा था 68% थे, बाकी सबके 68 से ज्यादा है, तो वो जो टॉप 1000 थे हमने वो ले लिए। ये होता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। देखिए जनरली इसमें आपकी परसेंटेज यूज की जाती है कि आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, और इसमें आपकी क्या की जाती है, परसेंटाइल यूज की जाती है, परसेंटाइल। इसमें क्या होता है, हमें दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करना होता है। मीन्स जैसे आपने अभी पिछले साल नेट का रिजल्ट देखा होगा कि मेरी 95.3 परसेंटाइल थी, मेरा फिर भी नहीं हुआ। परसेंटाइल मीन्स क्या होता है, आप दूसरे बच्चों से
कितने आगे हैं। 95 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि 95% बच्चे आपसे पीछे हैं, आप 95% बच्चों से आगे हो। ठीक, तो ये होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये थे आपके डिफरेंट टाइप के इवैल्यूएशन सिस्टम के टाइप्स। इसके बाद कुछ और स्पेसिफिक आए हैं आपके, जैसे सीबी क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक, क्रेडिट बेस्ड चॉइस इज क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, ये सब हम करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload a video regarding to UGC NET, you will get a notification about that. Thank you so much.